हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी इस डिस्कशन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बारे में। फाइनली आज ये एक्ट की डिस्कशन हमारी क्लास में शुरू हो जाएगी। अभी तक की कहानी ये थी, अलग अलग कमिटी, वर्किंग ग्रुप्स, कमीशंस सरकार को सुझाव देते चले आ रहे थे कि ऐसा कर लो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन के लिए वैसा कर लो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो, उसके अलग से फाइनेंसेस का इंतज़ाम कर दो और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है रिकमेंडेशंस की फॉर्म में सरकार को मिलती चली जा रही थी इन कमिटीज़ से। फाइनली इनको स्ट्रेंथन करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन हुआ क्या था, अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा विरोध करा था और राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका था, है ना। वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने सारे मुख्यमंत्री को मना लिया था, तो विरोध की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन खुद की सरकार गिर गई। फाइनली नरसिम्हा राव की सरकार के अंतर्गत, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है पंचायती राज बॉडीज़ का, उसको संज्ञान में लिया गया, बिल इंट्रोड्यूस करा गया लोकसभा के अंदर, ठीक है, जो कि पास हुआ, एक्ट बना, वो सभी के सभी राज्यों के पास भी वो गया और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ने कंसेंट भी दिया उसको। और फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है वो इमर्ज होता है, विच केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। ठीक है, यहाँ तक कहानी हमें पता है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 या फिर आप 1993 बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लाने के पीछे हम लोग अल्टीमेटली कौन सी सरकार को क्रेडिट देंगे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। इस एक्ट ने एक नया पार्ट ऐड करा हमारे संविधान में, पार्ट 9, और इसको टाइटल दिया गया द पंचायत। नए आर्टिकल्स डाले गए 243 टू 243O, यानी कि आर्टिकल 243, उसके बाद आर्टिकल 243 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ठीक है, सॉरी O तक, 243O। तो ये एक्चुअली कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे चलते हैं 243, अगला आर्टिकल जो होगा वो होगा 243A, ऐसे करते करते O तक, ठीक है। उसके बाद एडिशनली इसी एक्ट के अंतर्गत एक नया शेड्यूल भी ऐड करा गया। अगर पार्ट दिख रहा है तो शेड्यूल भी दिख रहा है। नया 11th शेड्यूल डाला गया संविधान में, और अभी तक जो 29 फंक्शन लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत राज्य की सरकारें परफॉर्म करती थी, अब वो वहाँ से डिवॉल्व होकर उनका डिसेंट्रलाइजेशन करा गया, और अब वो किसको दे दिए गए? पंचायत को दे दिए गए। कितने? 29 फंक्शन। ये इनिशियली दिए गए थे। देखो, अगर आप अभी पढ़ोगे, एक बारी 7th एडिशन आ जान तो लेटेस्ट लक्ष्मीकांत का, जब हम उसको भी अपडेटेड फॉर्म में देख लेंगे अभी इस हफ्ते, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज होता रहता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पंचायत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, राज्य की सरकारों के ऊपर बर्डन है और जिम्मेदारी इनको बढ़ती रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ये फंक्शंस कभी कभार कम होते रहे। लेकिन ये जो 29 फंक्शन है, क्या ऐसा होगा क्या कि यूपी की सरकार के पास 29 है, कर्नाटक के पास 27 है, मध्य प्रदेश यूपी में जितनी पंचायतें हैं उनके पास 29 है, कर्नाटका में 27 हैं, मध्य प्रदेश की पंचायतों के पास या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास 25 होते हैं? ऐसा होगा अब क्या? अब नहीं होगा ऐसा।
क्योंकि राज्य की सरकारों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी देकर देख लिया था कि वो कितना कितना पंचायतों के लिए करते हैं। अब ये इस पूरे के पूरे प्रोसेस का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो चुका है। तो जो 29 फंक्शनल आइटम अभी तक राज्य की सरकारों के पास थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, जो सब्जेक्ट मैटर थे, अब वो किसको पहुंच गए? पंचायत को। और इसके लिए ये जो था ना 243 ए बी सी डी ई एफ के बाद ये जो जी है, इसमें आर्टिकल 243 जी में ये चीज़ डाली गई कि 29 रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो अभी तक राज्य की सरकारों के पास थी अंडर लिस्ट सिस्टम 7 शेड्यूल, अब वो डिवॉल्व होकर, उनका डिवोल्यूशन होकर, अब वो 29 रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए हैं और अब उनको संभालेगा पंचायत। ओके। इस एक्ट ने आर्टिकल 40 को भी एक प्रैक्टिकल शेप देने का काम करा, जो कि ये कहता है, आर्टिकल 40 क्या है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स। अब यहां पर अगर स्टेट को डायरेक्शन दी जा रही है तो ये कौन सा आर्टिकल हुआ? डीपीएसपी, राइट। देखते हैं आर्टिकल 40 क्या कहता है। स्टेट को, नेशन स्टेट को, केंद्र की सरकारों को, राज्य की सरकारों को, बेसिकली केंद्र की सरकारों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अच्छे से हमारे देश में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें, उनको ऐसी पावर्स से नवाजें, उनको ऐसी अथॉरिटी दें जो कि उनके लिए नेसेसरी है, ताकि वो हमारे देश में फंक्शन कर सकें एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज लेवल पर, और उनको केंद्र की सरकार के भरोसे या राज्य की सरकार के भरोसे ना रहना पड़े, उन पर निर्भर ना रहना पड़े अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी पावर्स एंड फंक्शंस के लिए। ठीक है। आर्टिकल 40 का सपना किसने पूरा करा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने। ठीक है। इसके ऊपर 4 चांद किसने लगाए? पार्ट 9 ने, जिसने एक नया चैप्टर ऐड करा, द पंचायत। ठीक है। 11 शेड्यूल ने, जिसके अंतर्गत 29 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, अब वो डिवॉल्व होकर पंचायत के पास चली गई हैं, और कुछ आर्टिकल्स ऐड करे गए 243 से लेकर 243O तक। ठीक है। और ये जो 29 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो बात करी गई, उसी के अंदर जो बीच में 243 से 243O तक जब हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं, उसमें एक आर्टिकल आता है बीच में 243G, उसमें बोला गया है चीज़। ओके। अल्टीमेटली इस एक्ट की वजह से एक संवैधानिक स्टेटस मिल गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि अब इनको छेड़ना, इनकी फंक्शनिंग को चेंज करना इतना आसान नहीं होने वाला है ना। और इसके लिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया, वो भी आप जानते हो कि वो प्रभावित करता था फेडरलिज्म के कंसेप्ट को। सिर्फ केंद्र की सरकार तो नहीं देख सकती डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया के अंदर, सिर्फ राज्य की सरकारें भी नहीं देख सकती हैं डिसेंट्रलाइज फॉर्म में डेमोक्रेसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाती है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। तो ये जो संवैधानिक स्टेटस मिला, इसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक पावरफुल बॉडीज की तौर पर इमर्ज होकर आए, और उनको बेसिकली अब ऐसी पावर मिल गई है कि उनको ज़्यादातर अब आश्रय ना रहना पड़े, निर्भर ना रहना पड़े राज्य की सरकारों के बेसिस पर प्राइमरीली, और केंद्र की सरकारों के बेसिस पर, विद रिस्पेक्ट टू देयर फाइनेंसेस, देयर फंक्शनिंग, देयर पावर्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये स्ट्रक्चर अब पूरे देश में सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का सेम हो गया। ठीक है। अब क्या है, अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, नाउ दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ
जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर इनकी फंक्शनिंग को छेड़ा जाता है, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उनको छेड़ा जाता है राज्य की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, दे ऑल्सो हैव पावर टू गो टू कोर्ट्स डायरेक्टली, राइट। जस्टिशिएबल का मतलब यही होता है ना, आपके अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सको। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलें, राज्य की जो सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था कि वो अडॉप्ट करें नए पंचायती राज सिस्टम को, जैसा जैसा 73rd अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस में जो बोल रखा होगा उसके अनुसार। अभी तक क्या चलता था, हर एक राज्य की सरकारों के पास लिबर्टी थी इतने सालों से कि वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सके, है ना, कि 3 टियर को कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है ज़िला परिषद को, पंचायत को, 2 टियर बनाना है, 4 टियर बनाना है, 3 टियर बनाना है। अब लेकिन जो एक्ट में प्रोविज़न दे रखे होंगे राज्य की सरकारों को, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। जब लिबर्टी दी थी तब तो अच्छे से काम करा नहीं, हर एक राज्य अपने हिसाब से चल रहा। अब जो राज्य अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे वो भी ये नहीं बोल सकते ना कि हम तो नहीं मानेंगे इसको, हमारे यहाँ तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। अब एक यूनिफॉर्मिटी ला दी गई है। जैसे क्लास में 2-4 बच्चे हरकतें करते हैं और प्रिंसिपल बोलती, श्रेया की ये टीचर बोलती चलो प्रिंसिपल मैम के रूम तक लाइन बनाओ, तो बेचारी 4-5 निब्बियाँ होती हैं चश्मों वाली जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा होता, वो रोने लग जाती हैं, मैम हमने कुछ नहीं करा था। जाना तो लेकिन उनको भी पड़ता है। वही रोते रोते जाती हैं, वही रोते रोते आती हैं और सॉरी भी वो बोल कर आ जाती हैं बेचारी। तो लेकिन जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन जिन राज्यों के अंदर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, तो राज्य की सरकारें ये नहीं बोल सकती कि हमारी व्यवस्था तो अच्छी थी, हमारे यहाँ एक भी कोर्ट नहीं है इतने सालों में, आपने अगर हमें लिबर्टी दी थी तो हमने उसको अच्छे से निभाया भी है। नहीं, अब क्योंकि एक कॉमन तरीके से हर एक राज्य को एक सेम स्ट्रक्चर के तौर पर पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना है, उनकी वर्किंग, उनके फंक्शंस, उनकी पावर्स एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर की तरह दिखनी चाहिए कि जितने भी राज्य की सरकारें, हर जगह पर जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, सबकी वर्किंग हमें सेम दिखेगी ऑल ओवर द कंट्री। अब वो चीज़ उनको करनी पड़ेगी। अब हो क्या गया, हाँ क्या कह रहे हो श्रेया, कुछ कह रहे हो? हाँ बता रहा हूँ। आर्टिकल 243G में अभी तक ये जो 29 रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर लिस्ट सिस्टम, देखो एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, ये 29 चीज़ें स्टेट लिस्ट का पार्ट थी। स्टेट लिस्ट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन 29 चीज़ों से अब मुक्त हो गई राज्य की सरकारें। अब उन्होंने बोला कि हम अपने से नीचे लेवल की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ये पंचायती राज नॉट गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये 29 फंक्शन देने जा रहे हैं। ये बात ना कि लिस्ट सिस्टम, स्टेट लिस्ट से 29 सब्जेक्ट, 29 टॉपिक, 29 आइटम निकाल कर पंचायत को मिल गए, ये वाली बात 243G में लिख रखी है। ठीक है, अभी तक इनको कौन परफॉर्म कर रहा था जब इनका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ था? स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट मुक्त हो गई है थोड़ा सा, देखो कुछ ना कुछ तो काम देना ही पड़ेगा ना यार। आपने घर में नौकर रख रखा है, आप ही काम करते रहोगे तो फिर ये सैलरी किस बात की उसकी? ठीक है, कुछ तो काम देना पड़ेगा ना। तो कॉन्सिक्वेंशली अब जो पंचायत की जो फॉर्मेशन थी या उनके लिए चुनाव करवाने थे एट रेगुलर इंटरवल्स, अब वो स्टेट गवर्नमेंट की विल के ऊपर आश्रय नहीं थी ये दोनों चीज़ें, कि पंचायत किस तरीके से बनेंगी, कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, रेगुलर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करे जाएंगे, ये पहले तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। आपने देखा था ना जब हम इसकी ऊपर अभी बुराई कर रहे थे
रेगुलर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इनके इलेक्शंस भी नहीं कंडक्ट करवाती थी, बहुत सारे डिले भी थे 10-10 साल से कई कई राज्यों में। तो वही वाली बात है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, जिन राज्यों में अच्छे तरीके से रेगुलर इंटरवल पे चल भी रहे थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सबको एक जैसे ही चल रहा है। ओके, और अभी क्यों डिपेंड नहीं है इनके रेगुलर इलेक्शंस या फिर फॉर्मेशन ऑफ पंचायत ऑन द बिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? बिकॉज अब पंचायत एंड पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और 1993, कुछ भी बोल लो। एक्ट की प्रोविजंस अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कुछ होती हैं कंपलसरी प्रोविजंस और कुछ होती है वॉलंटरी प्रोविजंस। यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कुछ काम मजबूरन करने हैं, करने ही पड़ेंगे कंपलसरी तरीके से, और कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको लगे तो वो कर सकते हैं, वॉलंटरी है वो उनके ऊपर, कोई लगाम नहीं लगी हुई है कि करके ही दिखाना है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर लगाम लगी हुई है कि करके ही दिखाना है। तो जो कंपलसरी, मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी वाले जो फंक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट में, उनको स्टेट लॉज में इंक्लूड करा गया, जिसकी वजह से नया पंचायती राज सिस्टम जो है एक पूरा का पूरा हर एक राज्य के अंदर इमर्ज होकर आया। मतलब समझ के देखो, ये 29 आइटम्स हैं जैसे, ठीक है, फंक्शंस हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये इस तरीके से डिवाइडेड है, इनमें से इनके कुछ कंपलसरी फंक्शंस हैं और कुछ वॉलंटरी हैं। जो भी चीज़ें इनको परफॉर्म करनी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ये देखने को हमें कहाँ मिलते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो सिचुएटेड हैं वो राज्य में ही है ना किसी, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही है ना वैसे तो जो राज्य में जो सरकारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है ना, जो उधर के लॉज होते हैं, उसी में इनके फंक्शन को भी निर्धारित करा गया है। बस डिफरेंस क्या है, अभी तक मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संभाल रहे थे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अब कौन संभालेगा? लिखा ये सब कुछ स्टेट लॉज के अंदर ही है, लेकिन क्योंकि पंचायत भी स्टेट का ही पार्ट है ना अल्टीमेटली, तो लेकिन संभालेंगे अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज अ सेपरेट बॉडी। ये इस लाइन का मतलब, ठीक है। जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, दे मे बी इंक्लूडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट्स। कंपल्सरी प्रोविजंस निभाने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन जो वॉलंटरी प्रोविजंस है, नाम से ही पता लग रहा है, वो राज्य की सरकारें और पंचायती राज सिस्टम्स वगैरह मिलकर खुद देख लेंगे, मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल खुद देख लेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। और अभी मैं बढ़ाऊंगा आपको कि वॉलंटरी फंक्शन से कंपलसरी फंक्शन क्या होते हैं। पार्क बनवाना, हैंडपम्प लगवाना, इसकी कैटेगराइजेशन हम करेंगे कि कौन से कंपलसरी कौन से वॉलंटरी है। सीमेंट्री बनवाना, शमशान घाट वगैरह बनवाना भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या वो वॉलंटरी है कि कंपलसरी है? और इसकी लिस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ेंगे, वॉलंटरी और कंपलसरी वाले फंक्शंस। तो जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंतर्गत, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो राइट है स्टेट्स के टू टेक लोकल फैक्टर्स लाइक जोग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स, उनको संज्ञान में ले सरकार, राज्य की सरकार, जब वो नया पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि
वॉलंटरी प्रोविजंस को ना अलग अलग राज्य की सरकारों, अलग अलग राज्य में जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार राज्य की सरकार अडॉप्ट करेंगे। जैसे अभी तक जो अल्टीमेटली लिबर्टी दी गई थी ना शरिया की, मतलब राज्य की सरकार अपने हिसाब से पंचायती राज इंस्टीट्यूट को मोल्ड कर सकती है, अब ये बोल दिया गया देखो हम जानते हैं कि सारे राज्यों के अंदर सेम तरह की व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती है। कर्नाटका की फंक्शनिंग काफ़ी अलग है विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश। गांव बहुत अलग तरीके से फंक्शन करते हैं त्रिपुरा में एज कंपेयर टू पंजाब। वहां की व्यवस्था अलग है, ज्योग्राफी अलग है, टोपोग्राफी अलग है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ प्रॉपर तरीके से राज्य हैं। किसी का साइज बड़ा है, किसी का एरिया छोटा है। तो ये बोला गया देखो कुछ तो कंपल्सरी फंक्शंस आपको निभाने ही निभाने हैं, लेकिन इसके अंतर्गत इस एक्ट में ये बोला गया हम जानते हैं कि देखो हर एक राज्य के अंदर एरिया अलग अलग है, नंबर ऑफ गांव अलग हैं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग भी अलग अलग होगी। तो कुछ हम आपको वॉलंटरी फंक्शंस दे रहे हैं, वो अगर राज्य की सरकार के साथ सहमति बैठे तो कर लेना। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आपकी गर्दन नहीं पकड़ने वाले, लेकिन कंपलसरी फंक्शंस को तो आपको निभाना ही पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी कि एक विंडो दे दी गई कि अपने हिसाब से राज्य की सरकारें वो मोल्ड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा फंक्शनिंग को, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को अंडर वॉलंटरी प्रोविजंस। ठीक है। और ये एक्ट एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क बनकर आया। जो सपना था महात्मा गांधी का, यह शुरू से आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले जो हम लोग सोच रहे थे कि डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश में लेकर आएंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करेंगे, उनको इवॉल्व करेंगे, ये सपना अल्टीमेटली पूरा हुआ। अल्टीमेटली जनता के प्रतिनिधि अभी तक जनता को राज्यों के लेवल पर और केंद्र लेवल पर देखने को मिलते थे, स्टेट लेवल पर एंड सेंट्रल लेवल पर। अब क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल गांव तक ही पहुंच गई, ज़मीन तक ही पहुंच गई, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गई देश के, तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी हमारे देश में, अब वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बन गई। लोग एकदम ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर अब पार्टिसिपेट कर सकते थे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है पूरे का पूरा, ये किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है हमें? पंचायत्स विच आर ऑब्वियसली वर्किंग एट द विलेज लेवल, ग्रास रूट लेवल। तो ये भी हमारे देश में एक प्रकार से 1992-1993 में एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट की तरह आया कि हमने डेमोक्रेसी को बिल्ड करने का जो सपना था शुरू से, उसको साकार करा हमारे देश में ग्रास रूट लेवल पर, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर, विलेज लेवल पर। ये हुआ इस एक्ट के बारे में छोटा सा एक आउटलुक है इसका, किसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इसके आने से क्या हो गया जो अभी तक नहीं होता था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात वैसे यही है, तो देखो फैक्ट हैं सारे के 243, 243 वो पार्ट 9, शेड्यूल 11, 243G, आर्टिकल 40 DPSP को पूरा करता है। ये तो जब फैक्चुअल बात है। इंपॉर्टेंट बात यही है, वॉलंटरी फंक्शंस तो भाई इनको करने ही करने हैं पूरे के पूरे, कंपल्सरी फंक्शंस तो इनको पूरे के पूरे करने ही हैं, लेकिन जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं दे आर लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट्स। अलग अलग जो राज्य हैं, राज्य की जो सरकारें हैं, वो देख लेंगे कि उनको जो उधर गांव एग्जिस्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी व्यवस्था है कि कुछ और फंक्शंस एडिशनली दे वांट टू टेक अप और नॉट, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन नाम से ही जैसे पता लग रहा है, जो कंपल्सरी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जो मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी हैं, वो तो करने ही करने, वो तो निभाने ही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।